तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वांग यून इमॉर्टल इंचार्ज के लिए होने वाली ट्रायल में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए ट्रायल जीत लेता है। लेकिन सिटू मिंगलांग ने सबको कन्विंस कर लिया कि वांग यून इतना काबिल नहीं कि वो इस इंचार्ज की पोजीशन को संभाल पाए, जिसके चलते सिटू मिंगलांग को वांग यून को हराने के लिए एक मौका दिया गया। हालांकि सिटू मिंगलांग की हर एक कोशिश को वांग यून ने नाकाम कर दिया, इसलिए वो बंदा फॉरबिडन डेमोनिक आर्ट का यूज करता है। हालांकि वांग भी यहाँ पर अपने एप फॉर्म को एक्टिवेट करते हुए सिटू का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहां पर वांग ने अपने एप फॉर्म को एक्टिवेट करते हुए सिटू मिंगलांग को फाइट के लिए चैलेंज किया। तो बंदा उसे अपनी एनर्जी से पीछे पुश करते हुए अपनी थंडर से उस पर अटैक कर देता है। अरीना में मौजूद लोग कह रहे थे कि वांग यून तो बस बॉडी रिफाइनिंग के 9वीं लेवल पर हो कि भी इस बंदे को तगड़ी टक्कर दे रहा, जबकि इसने तो अपनी डेमोनिक आर्ट का भी यूज किया था। इधर अरीना में वांग यून जंप लगाते हुए मिंगलांग पर पंच हिट करने चला गया, मगर मिंगलांग भी अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए उसके अटैक को काउंटर करने लगता है। उन दोनों की तगड़ी फाइट देखकर सभी डिसाइपल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। हालांकि यानली काफी ज्यादा परेशान थी। वो एल्डर मुगे से कहने लगी कि प्लीज इस मुकाबले को रोक लीजिए, मगर एल्डर उसे समझाते कि सुप्रीम गार्डियन की परमिशन के बिना ये मुकाबला रोका नहीं जा सकता। इधर सिटू मिंगलांग वांग से कह रहा था कि जल्दी से हार मान ले, तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। आज मैं तेरा फ्लेश एंड ब्लड रिफाइन करके उसी से मेरी इमॉर्टलिटी की पाथ को रीशेप करूंगा। और फिर वो एक जोरदार पंच हिट करते हुए वांग को काफी पीछे पुश कर देता है, जिसके बाद उसने वांग पर एक और जोरदार हमला कर दिया। साथ ही साथ सिटू मिंगलांग ने अपनी एक और पावरफुल टेक्निक राथ ऑफ थंडर को भी एक्टिवेट कर लिया। उस थंडर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वांग की बॉडी से एक डिवाइन एनर्जी रिलीज होने लगी। उसने भी वहां पर अपने गोल्डन ड्रैगन को समन कर लिया था और फिर वो डीमन डोमिनेशन टेक्निक का यूज करते हुए सिटू मिंगलांग पर एक जोरदार अटैक कर देता है। वांग की ये मूव इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि मिंग भी उसकी तारीफें करने लगी। उससे कहती, लड़के फाइनली तूने मेरा स्टाइल अपना ही लिया। वहीं पर सिटू मिंगलांग बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक चुका था। वो वांग यून से कहने लगा कि मैंने मेरी तरफ से तुझे हराने की पूरी कोशिश की थी, यहाँ तक कि मैंने फॉरबिडन डेमोनिक आर्ट का भी यूज किया, लेकिन तेरे सामने मेरे सारे पैंतरे फीके पड़ गए। जिसके बाद वो अपनी सोड में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए कहने लगा कि तू एक लूजर है, तूने खुद पर का काबू खो दिया और अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। जिसके साथ ही सिटू मिंगलांग की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, यानी कि वांग यून की डीमन डोमिनेशन टेक्निक ने उसे खत्म कर दिया था। ये सब देखकर तो वहाँ मौजूद लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो कहते हैं कि सिटू मिंगलांग हमारे सेक्ट का ग्रेट जीनियस माना जाता था, उसका अंत ऐसा होगा ये तो हमने कभी सोचा नहीं था। और तभी वो एल्डर काफी ज्यादा भड़क गए। दरअसल इस सिटू मिंगलांग के ग्रैंडफादर थे। वो कहते, मेरे बच्चे, मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा। जिसके बाद वो 10,000 सोड फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए वांग पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए। वहीं पर एल्डर मुगे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर सुप्रीम गार्डियन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। उसने एल्डर मुगी के अटैक को तुरंत ही रोक लिया ताकि वांग यून पर हमला हो जाए। तब तक एल्डर सिटू की कई सारी सोर्स वांग यून पर अटैक करने के लिए उसके एकदम करीब पहुंच गई, लेकिन वो तलवारें वांग यून को छू पाई इससे पहले वहाँ पर एक गोल्डन एनर्जी रिलीज होते हुए उन सोर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके चलते एल्डर सिटू भी बुरी तरह से घायल हो गया। वेल वहाँ पर एंट्री हुई थी टोंगशन सोर्ड सेक्ट के सेक्ट लीडर की। लीडर अनाउंस करते कि ये ट्रायल यहीं पर खत्म हो चुकी है और इसका विनर होगा वांग यून। हालांकि उनका ये डिसीजन एल्डर सिटू को मंजूर नहीं था। उनसे कहते, सीनियर इस वांग यून ने मेरे ग्रैंडसन सिटू मिंगलांग को खत्म कर दिया, तो रूल्स के अकॉर्डिंग इसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करते हुए हमने इसे सेक्ट से बाहर निकाल देना चाहिए। अपने फेलो डिसाइपल को खत्म करना एक सबसे बड़ा क्राइम होता है, जो कि वांग यून ने इतने सारे लोगों के सामने कमिट किया, तो हम उसे माफ नहीं कर सकते। जो सुनकर सेक्ट लीडर सुप्रीम गार्डियन से उसकी सलाह पूछने लगे, जिस पर वो जवाब देते हुए बताने लगी कि सिटू मिंगलांग तो ऑलरेडी डेमोनिक वे का गुलाम बन चुका था, तो उसे खत्म करना भी जरूरी था। हालांकि वांग यून भी कोई दूध का धुला नहीं। हम इसे सुधारने की चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, इसका ब्लड थर्स्टी नेचर कभी सप्रेस नहीं होगा। 1 साल की सजा काटने के बाद भी इसमें जरा भी बदलाव नहीं आए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपने हाथों से इस ईवल को एलिमिनेट कर दीजिए, वरना आगे चलकर कई सारे मासूम डिसाइपल इसके हाथों मारे जाएंगे। अब सुप्रीम गार्डियन की बातें सुनने के बाद सेक्ट लीडर सीधा वांग यून से सवाल पूछते हैं
कि क्या तुम पर लगाए गए सारे इल्जाम तुम्हें कबूल है? जिस पर वांग युन जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं टोंगशान सोर्ड सेक्ट का डिसाइपल हूँ और एक डिसाइपल होने के नाते मैंने एक डेमन का खात्मा कर दिया। मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानता कि मेरे हाथों कोई क्राइम हुआ है। इनफैक्ट सिटू मिंगलांग को खत्म करके तो मैंने फ्यूचर में होने वाली मुश्किलों को खत्म किया है। वांग युन की बातें सुनकर सेक्ट लीडर काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहने लगे कि वांग तुम एक राइचियस पाथ के ईमानदार डिसाइपल हो। तुमने मुझे इतना इम्प्रेस कर दिया कि मैं अब तुम्हें अपने फेंगशु क्लिफ का 5वां डिसाइपल एक्सेप्ट करता हूँ। उनकी इस अनाउंसमेंट से तो वांग युन से ज्यादा यान ली ही खुश हो गई। उसे कहती जल्दी से सीनियर के सामने अपना माथा टेक कर रिस्पेक्ट पे करो। दरअसल वांग युन अब सेक्ट लीडर का डायरेक्ट डिसाइपल बन चुका था, इसलिए वो अपना माथा टेक कर मास्टर को ग्रीट करता है। वहीं पर सुप्रीम गार्डियन सीनियर के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से जाने लगी। जो एक सीनियर कह रही थी कि मेरी बात पूरी होने से पहले तुम यहाँ से जा नहीं सकती। हाल ही में बिबू माउंटेन में बहुत ही भयानक बीस्ट ने आतंक फैलाया था और अब इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे पता चला कि इसके पीछे तो एल्डर सीटू का हाथ है। जो सुनते एल्डर सीटू सीधा घुटने पर आके सेक्ट लीडर से कहने लगा कि जरूर से आपको किसी ने गलत बताया, मुझ पर बहुत बड़ा झूठा इल्जाम लगाया जा रहा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। उतने में ही सीनियर मो अपनी दासियों के साथ वहाँ पर पहुँच गए। वो वांग युन से कहने लगे माफ करना, मुझे यहाँ आने में देरी हो गई, वरना मैं भी तुम्हारा पावरफुल परफॉर्मेंस देख पाता। साथ ही साथ उसे एक लीडर को एक कंटेनर शो करते हुए बताने लगा कि इसमें इल्यूजन बग्स से बनाई हुई पाउडर है। इसी पाउडर का यूज करके उस बीस्ट को आउट ऑफ कंट्रोल किया गया और फिर उसने पूरे माउंटेन में तबाही मचा दी। वेल इसे कहा जाता है स्ट्रेंथनिंग पाउडर और इसका एक पोर्शन मुझे एल्डर सीटू के घर में मिला। एल्डर सीटू की सच्चाई अब सबके सामने आ गई थी, मगर सुप्रीम गार्डियन अभी भी उसे बचाने की कोशिश करती है। वो कह रही थी कि सिर्फ ये पाउडर उनके घर में मिलने से ये तो साबित नहीं होता कि एल्डर सीटू गद्दार है। हमने इसके बारे में थोड़ा सा और डीप इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था। जिस पर सेक्ट लीडर कहने लगे कि इल्यूजन बग्स तो जांगयुआन डाओ सेक्ट से ओरिजिन करते थे और तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि वो सेक्ट हमारा दुश्मन है। तो बताओ क्या तुम अभी भी एल्डर सीटू को प्रोटेक्ट करना चाहती हो? ये सुनकर ही सुप्रीम गार्डियन ने तुरंत ही सीनियर से माफी मांग ली, जिसके बाद सेक्ट लीडर एल्डर सीटू से कहने लगे कि तुम हमारे दुश्मन जांगयुआन सेक्ट के साथ मिले हुए हो। साथ ही साथ तुमने हमारे टोंगशान सेक्ट के सबसे जीनियस डिसाइपल वांग युन को खत्म करने की भी कोशिश की, इसलिए इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक तुम्हें कैद में रखा जाएगा और उसके बाद तुम्हें क्या सजा देनी है इसका फैसला लेंगे। ये सब सुनकर सुप्रीम गार्डियन तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गई। वहीं पर सेक्ट लीडर वांग युन को बताने लगे कि इमॉर्टैलिटी की पाथ खतरों से भरी पड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम गलत रास्ते का चुनाव करके इमॉर्टैलिटी को हासिल करें। जितना कि मैं तुम्हें जानता हूँ तुम एक नेक और रहमदिल इंसान हो, तो पावर्स के लालच में आकर अपने इस दिल को कभी भी मैला मत होने देना। अपनी पूरी मेहनत और लगन से कल्टीवेट करो और जरूर से तुम्हें इमॉर्टैलिटी हासिल होगी। तो वांग युन उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि मास्टर मैं आपकी टीचिंग को हमेशा याद रखूंगा। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वांग युन एल्डर सन की ग्रेव को विजिट करने पहुंच चुका है। उन्हें बता रहा था कि सीटू फैमिली अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, अब आगे चलकर कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। वैसे कल मैं भी अपने घर जा रहा हूँ, पता नहीं मैं दोबारा से आपसे मिलने कब आ पाऊंगा। अगर इस दरमियान आपको अकेले में बोर हो जाए तो आप मेरे सपने में आ जाना। मास्टर मैं आपको काफी ज्यादा मिस करता हूँ, काश मैं आपसे एक बार मिल पाता। अब वांग युन अगले दिन एल्डर सन को गुड बाय बोलकर वहाँ से रवाना हो गया। वहीं पर मिंग उससे कहती है बच्चे तुम्हें गुड बाय बोलने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा तो है नहीं कि तुम उन्हें दोबारा से मिलने नहीं आ पाओगे। जिस पर वांग युन कहने लगा कि मेरा ये सफर मुश्किलों से भरा होगा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं इसमें सरवाइव करूंगा, तो मैं अपने एल्डर सन को झूठी उम्मीदें नहीं दिखा सकता। पता नहीं अब मेरी एल्डर सन से मुलाकात कब हो पाएगी। जिसके बाद वो मायूस होकर वहाँ से जाने वाला था कि तभी उसे किसी की आवाज आई। दरअसल यानली और सीनियर मो उससे मिलने आए थे। यानली उसे एक स्टोरेज बैग देकर बताने लगी कि इसमें वो सारी चीजें मौजूद है जिसकी तुम्हें डोंग्यू किंगडम में जरूरत पड़ेगी। वहाँ पर तुम हमारे टोंगशान सोर्ड सेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाले हो, इसलिए कोई भी एक्शन लेने से पहले 2 बार जरूर उसे सोच लेना। जिस पर वांग युन सीनियर यानली को तसल्ली देते हुए कहने लगा कि आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी लिमिट को अच्छे से जानता हूँ, तो मैं जरा भी उन्हें क्रॉस नहीं करूंगा और ना ही मेरी वजह से हमारे टोंगशान सोर्ड सेक्ट की बदनामी होगी। वहीं पर सीनियर मो को काफी ज्यादा शर्म आ रही थी कि उन्होंने वांग युन के लिए कोई तोहफा नहीं लाया। वो कहता है जूनियर मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कोई तोहफा नहीं दे सकता।
इन कुछ सालों में मैंने जो भी कुछ पैसा कमाया था वो सब लड़कियों पर लुटा दिया। उतने में ही किंगमिंग वहाँ पर एक बहुत बड़ा थैला लेके पहुँच गई। वो उसे बताती है कि इसमें कुछ जरूरी सामान और मंकी फ्रूट रखे गए हैं, तो मेरी तरफ से भाभी जी को जरूर दे देना। भाभी जी ये लफ्ज सुनते ही यानली की तो बत्ती गुल हो गई। उसे लग रहा था कि शायद वांग युन मैरिड है। वो थोड़ा सा मायूस होकर वांग युन से कहने लगी कि मुझे लगा नहीं था तुम्हारी शादी हो चुकी है। जिस पर वांग युन कहता है, नहीं मिस ऐसी कोई बात नहीं, ये किंगमिंग तो बेवकूफ है जो कुछ भी बोले जाती। दरअसल इसके पास मैंने अपनी सिस्टर का जिक्र किया था, लेकिन इसने उसे कुछ गलत समझ लिया। साथ ही साथ वो किंगमिंग से कहने लगा कि प्लीज ऐसी अफवाहें मत उड़ाओ, वरना कोई लड़की मुझे घास नहीं डालेगी। इधर सीनियर मो सोचता है कि सभी लोग वांग युन को तोहफे दे रहे, तो भला मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। उससे कहता है, मेरे दोस्त तुम्हें अब पैदल जाने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन सी अरेंजमेंट है। और फिर वो अपने स्पिरिचुअल परिंदे को वहाँ पर समन कर लेता है, तो वांग युन तुरंत ही उस पर सवार हो गया। वो इन तीनों से कह रहा था कि मुझे आप सबकी काफी ज्यादा याद आएगी, अगर किस्मत ने चाहा तो दोबारा हमारी मुलाकात जरूर होगी। जिसके बाद वो इन्हें अलविदा कहकर वहाँ से रवाना हो गया। वांग युन हवा से बातें करते हुए आगे बढ़ रहा था। साथ ही उसने अपने चेहरे पर एक मास्क भी लगा लिया ताकि कोई उसे पहचानने न पाए। वो एक लंबे अरसे के बाद अपने घर यानी कि डोंग्यू किंगडम जाने के लिए बेकरार है। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें डोंग्यू किंगडम की रॉयल फैमिली दिखाई गई, जो कि अपने एंसेस्टर के लिए प्रेयर्स कर रही थी। वो अपने एंसेस्टर से कह रही थी कि आप ही की वजह से हमारा डोंग्यू किंगडम महफूज है, आपने हमेशा इसे प्रोटेक्ट किया। अब रात के समय हम डोंग्यू मार्केट में एक शराबी को देख पाते हैं, जो कि वहाँ से गुजरने वाले बंदों की बातें काफी केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था। वो कहने लगे कि आज ही रॉयल फैमिली ने अपने एंसेस्टर की पूजा की, अब तो हमारे डोंग्यू किंगडम में बाहर आएगी। साथ ही इस बार मौसम भी इतना साफ रहेगा कि खेती में हम ढेर सारा अनाज उगा पाएंगे। हमारे एम्परर इतने बहादुर हैं कि हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। इनफैक्ट डीमन भी अब अपने किंगडम पर हमला नहीं कर सकते। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि डोंग्यू किंगडम का एम्परर धोखेबाज है, उन्होंने झूठी अफवाहें फैलाकर किसी से उसकी गद्दी छीन ली और अब वही धोखेबाज बंदा इस किंगडम पर रूल कर रहा। जो सुनते ही वो दोनों लोग काफी ज्यादा भड़क गए। उससे कह रहे थे कि तुम हमारे एम्परर के बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं कर सकते। हमारे एम्परर युनहाओ एक नेक दिल और बहादुर इंसान है, तो बताओ तुम्हारे जैसा 2 कौड़ी का शराबी उन्हें धोखेबाज कैसे बोल सकता। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि शायद तुमने कभी प्रिंस वांग को देखा ही नहीं। कुछ सालों पहले एक बंदे ने हमारे किंगडम में तबाही मचाई थी, उस वक्त प्रिंस वांग ने काफी बहादुरी से सीधा उसे एग्जीक्यूट कर दिया। तो मैं ऐसे ही बंदे को एक पावरफुल इंसान समझ सकता हूँ, जो कि अपनी किंगडम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और तुम्हारा वो एम्परर युनहाओ वो तो एक नंबर का कायर है, मगर वो लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। उससे कहते कि हमने प्रिंस वांग के बारे में काफी कुछ सुन रखा है। उस लड़के ने हमारी इम्प्रेस के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिसके चलते उसे डोंग्यू किंगडम से बैनिश कर दिया गया। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि ये सरासर झूठ है। उस वक्त मैं हमारे प्रिंस वांग का सोल्जर था। हमारे प्रिंस वांग इतने ज्यादा बहादुर थे कि उन्होंने बड़ी ही आसानी के साथ जाओ किंगडम को हरा दिया। उस किंगडम में तो कई सारी खूबसूरत लड़कियां थी, मगर प्रिंस वांग ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो भला वो तुम्हारी एम्प्रेस जी के साथ जबरदस्ती कैसे कर सकते। उनका तख्त छीनने के लिए बस उन्हें फ्रेम किया गया। इसलिए मैं तुम्हारी इस बात से कभी अग्री नहीं होऊंगा कि तुम्हारी एम्परर युनहाओ बहादुर और नेक दिल है। उसके जैसा कमीना बंदा तो मैंने आज तक नहीं देखा। वेल अब तो उन 2 बंदों को भी उसकी बातों पर यकीन हो गया था, मगर तब तक एम्परर युनहाओ की सिपाही वहाँ पर पहुँच गए थे। उससे कहते कि शायद तुम्हें गॉसिप करने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा है, तो क्यों ना तुम हमारे महाराज के सामने जाकर ही अपना मुंह खोलो। तो इस तरह से उस बंदे को कैप्चर किया गया और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।